जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं आप लोग काफ़ी ज़्यादा अच्छे होंगे। छत्तीसगढ़ सिविल जज की क्लासेस मैं चला रहा हूं, जिसके अंदर में छत्तीसगढ़ सिविल जज के अंदर हम लोग जीके को पढ़ रहे हैं। तो जीके का ये हमारा छठा क्लास है और इस छठे क्लास में हम लोग छत्तीसगढ़ के लैंग्वेज और लिटरेचर को समझने वाले हैं। छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सी लैंग्वेज वहाँ पे बोली जाती है, इसके अलावा क्या क्या वहाँ पे लिटरेचर के जैसे कौन से लेखक हैं, कौन से कवि हैं, कई तरह की चीज़ों को हम लोग देखने वाले हैं। ठीक है, तो ये आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। और पहले के 5 लेक्चर आप लोग इसी चैनल पे देख सकते हैं। ठीक है, तो इसको आप कंटिन्यू कीजिए और आगे हम लोग इस लेक्चर को आज कवर करते हैं। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ लैंग्वेज और लिटरेचर। लैंग्वेज और लिटरेचर से आप क्या समझते हैं? सबसे पहली चीज़ आप इस चीज़ को देखिए। लैंग्वेज अगर देखेंगे आप, भारत के अंदर कितनी सारी लैंग्वेजेस बोली जाती हैं। भारत के अंदर अगर आप देखें, आप चाहे आप ईस्टर्न पार्ट में चले जाएं, ईस्टर्न पार्ट में चले जाएं या फिर आप नॉर्थ में चले जाएं, है ना, भारत के किसी भी कोने में चले जाएं, आपको हर एक जगह पर लैंग्वेज की डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। लैंग्वेज की डाइवर्सिटी देखने को मिलेगी। कहीं हिंदी बोली जाती है तो कहीं पे मगही बोली जाती है, कहीं पंजाबी बोली जाती है तो कहीं छत्तीसगढ़ी बोली जाती है, कहीं आपका अवधी बोली जाती है। आपको कई तरह की बोलियां आपको मिलेंगी, कई तरह के शब्द का इस्तेमाल, कई तरह के शब्द का इस्तेमाल, कई तरह के बोलियों का इस्तेमाल आपको देखने को मिलेगा पूरे भारत देश में। ठीक है, अब देखिए, सबसे पहली चीज क्या होता है, कोई भी जो अक्षर अक्षर होते हैं, अक्षर को मिलाकर शब्द बनता है और शब्द को मिलाकर एक एक वाक्य बनता है। आप बोले कि एक सेंटेंस बनता है। ठीक है, एक सेंटेंस बनता है। ठीक है, तो बेसिकली क्या होता है, अगर किसी भी क्षेत्र में मान लीजिए अक्षर के अंदर अगर उसके उच्चारण करने का जो तरीका है उसमें अगर डिफरेंस पाया जाता है, तो जहाँ पे आप अल्फ़ाबेट में अगर आप अक्षर की बात करें क ख, अगर इस तरह से अगर आप बात करें तो उसमें अगर किसी भी अक्षर की कोई भी अक्षर का अगर उसका उच्चारण स्थान बदल जाता है, बोलने के तरीके बदल जाते हैं, तो वो आपके बोलने का तरीका और लैंग्वेज के अंदर एक फ़र्क ला देता है। तो वैसे ही जो अक्षर होते हैं उसको भी अगर आप देखेंगे तो छत्तीसगढ़ चूंकि हिंदी से काफ़ी मिलता जुलता है। ठीक है, हिंदी से काफ़ी मिलता जुलता है, लेकिन छत्तीसगढ़ में जो अक्षर है उसको बोलने के तरीके थोड़े अलग अलग हो जाते हैं। उसके वजह से छत्तीसगढ़ का लैंग्वेज थोड़ा सा बदल जाता है, जिसे हम लोग छत्तीसगढ़ी कहते हैं। ठीक है, तो ये था एक बेसिक नॉलेज। इसके अलावा अब हम लोग समझते हैं कि छत्तीसगढ़ का कौन कौन से लैंग्वेज है। अब देखिए क्या क्या डिफर करेगा छत्तीसगढ़ के अंदर किसी लैंग्वेज को लेकर। एक तो छत्तीसगढ़ के अंदर ट्राइबल कम्युनिटी ज़्यादा है। ठीक है, ट्राइबल कम्युनिटी ज़्यादा है छत्तीसगढ़ के अंदर। तो ट्राइबल कम्युनिटी अगर ज़्यादा है छत्तीसगढ़ के अंदर, तो जाहिर सी बात है कि जितने भी ट्राइब्स हैं, मैंने आपको ट्राइब्स के बारे में एक डिफरेंट लेक्चर लिया हूँ, आप उसमें ट्राइब्स को पढ़ सकते हैं। ठीक है, लेक्चर 2 था ट्राइब्स पे। तो ट्राइब्स, जितने भी ट्राइब्स हैं उन सभी ट्राइब्स के अपने अपने लैंग्वेज होंगे। उनसे या तो मिलता जुलता लैंग्वेज हो सकता है या उनसे अलग अलग डिफरेंस के साथ लैंग्वेज हो सकता है, बट मल्टीपल लैंग्वेज होंगे। ठीक है, मल्टीपल लैंग्वेज होंगे। जैसे देखिए, एक तो होता है छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज। ठीक है, आपको मैंने जीके के स्टैटिक वाले पार्ट में बताया था कि छत्तीसगढ़ी सबसे ज़्यादा बोली जाती है, और छत्तीसगढ़ी लैंग्वेज के बाद अगर कोई लैंग्वेज सबसे ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है छत्तीसगढ़ में, तो वो हल्बी भाषा है। हल्बी भाषा जिसका सबसे ज़्यादा उपयोग किया जाता है छत्तीसगढ़ी के बाद। ठीक है, तो ट्राइबल कम्युनिटी की लैंग्वेज छत्तीसगढ़ के अंदर आपको ज़्यादा देखने को मिलेंगी। ठीक है, इसके बाद आपको नॉर्मल वाले जो लैंग्वेज होंगे, नॉर्मल जो होंगे उसको देखेंगे। इसके बाद हम लोग लिटरेचर में क्या क्या देखने वाले हैं। लिटरेचर में अगर हम लोग देखेंगे तो लिटरेचर वाले पार्ट में हम लोग ये देखेंगे कि कौन सी लोकोक्तियाँ हैं,
है ना। लिटरेचर में हम लोग जो काव्य लिखने वाले लोग हैं, कविता लिखने वाले जो लोग हैं, ठीक है, कहानियाँ जिन्होंने लिखा है, इन सभी लेखक को थोड़ा देख लेंगे। और हाँ, एक चीज यहाँ बताना मैं भूल गया आपको, जो लोकोक्तियां हैं, मुहावरे हैं, ये भी सारे डिफरेंस हो जाते हैं। अलग अलग जगह पे अलग अलग तरह के मुहावरे हो जाते हैं। अगर आप यूपी के मुहावरे को देखेंगे तो यूपी में एक अलग मुहावरा बोला जाएगा, उसका मतलब हो सकता है किसी दूसरे राज्य में बदल जाए, लेकिन आपको छत्तीसगढ़ के अंदर भी इसी तरीके से लोकोक्तियां और मुहावरे देखने को मिलेंगे, ठीक है। तो अलग अलग तरह से आपको ये डिफरेंस मिलेगा, जिसको हम लोग हाना बोलते हैं, जलौजा बोलते हैं छत्तीसगढ़ के अंदर। हाना और जलौजा एग्जाम में पूछ देता है, ठीक है ना, हाना और जलौजा, ठीक है। तो इसको हम लोग अभी थोड़ा सा आगे देखेंगे क्या है। तो ठीक है, ये था एक बेसिक आपके माइंड में मैप, जो मैंने बताया कि हम लोग आगे पढ़ने वाले हैं इन चीज़ों को, ठीक है ना। तो चलिए सारे पॉइंट को क्लियर करते हैं, छत्तीसगढ़ के लिटरेचर और लैंग्वेज को पढ़ते हैं। चलिए, तो देखिए, जैसा कि मैं हमेशा अपने लेक्चर में पहले बताता हूं कि हमने क्या क्या पढ़ा दिया है। तो जनरल आपका स्टैटिक जीके इसमें पढ़ा दिया गया है। इसके बाद यहाँ पे आएंगे फर्स्ट इन छत्तीसगढ़, करंट इन छत्तीसगढ़, ये मैंने पढ़ा दिया है आपको। ट्राइब्स मैंने आपको पढ़ा दिया है, ठीक है। प्रोमिनेंट पर्सनालिटीज आपको मैंने पढ़ा दिया है, ये सारे कवर हो चुके हैं, ठीक है। चलिए, अब आज के सेशन में हम लोग आज का सेशन को देखते हैं, ठीक है। तो देखिए, छत्तीसगढ़ में अब आप यहाँ ऊपर की तरफ आएंगे, चाहे नॉर्थ का पार्ट हो, ईस्ट का पार्ट हो, या वेस्ट का पार्ट हो, या साउथ का पार्ट हो, लैंग्वेज का जो बोलने के तरीका है, यानी कि वर्ड का जो उच्चारण होता है, उस उच्चारण बोलने के तरीका में, लैंग्वेज में फर्क आपको मिलेगा। यहाँ पे जो छत्तीसगढ़ी बोली जाती होगी, यहाँ पे आपको डिफरेंस मिलेगा। नीचे की तरफ या इनके सब एक दूसरे से अलग होंगे। हर आप कह सकते हैं ट्राइब्स, अगर अलग अलग ट्राइब्स इसके यहाँ पे रह रहे हैं, या नॉर्मल लोग रह रहे हैं, या किसी कम्युनिटी के लोग हैं, तो डिफरेंस आपको देखने को मिलेगी। कारण क्या है? बोलने के तरीके में, और वहाँ की जो लैंग्वेज है, वहाँ की जो लैंग्वेज के अंदर जो अक्षर हैं, उन सब का मतलब। तो कई सारी चीज़ें हैं जो डिफर करती है। तो हमें लैंग्वेज को बेसिकली देखना है कि कौन कौन सी लैंग्वेज का इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा सा पहले इंट्रोडक्शन ले लेते हैं नॉर्मल सा। देखिए, छत्तीसगढ़ में लगभग 93 भाषा बोलियां बोली जाती हैं। 93, लगभग 93, ठीक है। राज्य में सर्वाधिक छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है, और दूसरे नंबर पर हल्बी भाषा बोली जाती है, ठीक है। हल्बी बोली जाती है। छत्तीसगढ़ में जो प्लेन एरिया है, मैदानी क्षेत्र है, वहाँ पे आर्य भाषा समूह के लोग हैं का प्रयोग करते हैं, जबकि ज़्यादातर जनजातीय क्षेत्र में द्रविड़ भाषा का उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें, ये सारी बोलियां हैं, बोलियां, ठीक है। यहाँ तक समझ गए होंगे। चलिए आगे देखते हैं। अब छत्तीसगढ़ की बोलियों को 3 भाग में मुख्यतः बांटा गया है। 3 भाग में बोलियों को बांटा गया है। एक तो आपका मुंडा परिवार हो गया, मुंडा भाषा वाली परिवार हो गई। एक आपका द्रविड़ भाषा वाला परिवार हो गया, जिसमें ज़्यादातर जनजातीय लोग आते हैं। इसके बाद एक आर्य भाषा वाला परिवार हो गया। तो एग्जाम में आपसे MCQ क्वेश्चन आते हैं, MCQ आएंगे, तो इसमें आपको मुख्य रूप से यह ध्यान रखना है। जैसे मान लीजिए कि मुंडा भाषा परिवार से कौन सा इसमें से लैंग्वेज है, तो इसमें देखिए गदबा है, खड़िया है, कोरकू है, मावसी, निहाली, ये सारे अलग अलग तरह के टाइप्स के नाम, इनके लैंग्वेज टाइप्स के नाम आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। तो आपको ये ध्यान देना है। और ये आपको पॉइंट याद रखना है कि द्रविड़ भाषा का उपयोग कौन कौन करते हैं। द्रविड़ भाषा का उपयोग में आपको देखिए मुड़िया है, अबुझमाड़िया है, ये सारे जनजातियों का नाम आपको मिलेगा। आर्य भाषा परिवार में कौन कौन से हैं, तो देखिए ये सारे जनजातियों का नाम यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा, ट्राइब्स का नाम मिलेगा, ठीक है। तो ये बेसिकली एक आपको ये पॉइंट याद रखना है, ठीक है। अब छत्तीसगढ़ की बोलियों की तरफ आएंगे, तो छत्तीसगढ़ का जो राजभाषा है वो छत्तीसगढ़ी है। छत्तीसगढ़ का राजभाषा छत्तीसगढ़ी है, और बोलचाल में राज्य में इस भाषा का सर्वाधिक प्रयोग किया जाता है। छत्तीसगढ़ भाषा को प्राचीन काल में कोसली कहा जाता था। ये एग्जाम में पूछ सकता है कि छत्तीसगढ़ को प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ी भाषा को प्राचीन काल में, एंशिएंट टाइम में कोसली बोलते थे। तो कोसली याद रखिएगा। और यह आर्य भाषा परिवार की पूर्वी हिंदी समूह की बोली है, ठीक है ना। मैंने बताया था जैसा आपको स्टार्टिंग में कि हिंदी से मिलता जुलता है, ठीक है, परंतु इसकी मान्यता बोली के रूप में ही है, ठीक है। अब यहाँ तक समझ गए। अब देखिए,
अब कुछ थोड़ी सी हिस्ट्री यहाँ पे पॉइंट ऑफ व्यू यहाँ पे मेंशन किया गया है कि हिस्टोरिकल पॉइंट ऑफ व्यू छत्तीसगढ़ की बोली की स्टार्टिंग कैसे हुई, किसने स्टार्ट किया, जिसमें देखिए सर जॉर्ज थे। सर जॉर्ज का विचार है कि यह भाषा अवध और संयुक्त प्रांत जहाँ यह बोली जाती थी वहाँ से जबलपुर और मंडला होते हुए उन आर्यों ने जो यहाँ पहले स्थापित थे उन्होंने ये भाषा लेकर आई। ठीक है, तो ये एक अपना पॉइंट ऑफ व्यू है सर जॉर्ज का। तो ये आप इसको, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, ठीक है, बट आपके नॉलेज के लिए याद रखिएगा क्योंकि एमसीक्यू क्वेश्चन आने वाले हैं। तो नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से आपको ध्यान रखना है कि सर जॉर्ज थे। ठीक है, इसके बाद छत्तीसगढ़ भाषा में सबसे प्राचीन और एकमात्र आलेख बस्तर, जो बस्तर राज्य के दंतेवाड़ा में एक शिला पर लिखा हुआ है। तो ये सारी चीज यहाँ पे भी मेंशन की गई है। ठीक है, तो मैं आपको पॉइंट आपको आगे बताता हूँ। ये तो था एक बेसिकली आपके लिए एक इंट्रोडक्शन छत्तीसगढ़ की बोली की। अब छत्तीसगढ़ में अनेक रूप से प्रचलित है, जैसे लरिया है, खलारी है, खलौटी है, खलटाही है, इसके बाद आपको बैगानी है, कोरबा है, ये सारी चीजें। ठीक है, अब आते हैं हम लोग अपने मेन पॉइंट के ऊपर। ठीक है, ये आपका छत्तीसगढ़, देखिए हाँ एक चीज यहाँ पे देख लीजिए, ये मेंशन इसलिए मैंने किया है ताकि ये समझ में आए कि किस तरीके से अलग अलग शब्द में छत्तीसगढ़ में 10 स्वर है। आपने हिंदी में पढ़ा ना, स्वर पढ़ा आपने, व्यंजन पढ़ा आपने। ठीक है, स्वर व्यंजन आपने पढ़ा होगा हिंदी में। तो बेसिक देखिए छत्तीसगढ़ में 10 स्वर ध्वनियां हैं। छत्तीसगढ़ में व्यंजन, ये आपको देखिए अलग तरह से व्यंजन यहाँ पे सारे मेंशन किए गए हैं। ठीक है, तो इसको अगर आप एक बार देखेंगे तो उच्चारण करने का जो उच्चारण स्थान है ना, उच्चारण स्थान जो होता है वो उसमें फर्क आ जाता है। ठीक है, उच्चारण स्थान में फर्क आता है। इस चीज की वजह से ही, उच्चारण स्थान में फर्क आने की वजह से आपको बोलियों के अंदर अलग अलग वर्ड का अलग अलग तरह से लोग बोलते हैं। ठीक है, अब यहाँ पे आते हैं मेन अपने पॉइंट के ऊपर। मुंडा भाषा परिवार, मैंने आपको 3 परिवार के बारे में बताया पीछे। 3 परिवार में जो पहला परिवार है वो मुंडा भाषा परिवार है। अब मुंडा भाषा परिवार को अगर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ में मुंडा भाषा परिवार की 3 भाषाएं प्रचलित है। इसमें कोरकू है, खड़िया है और कोरवा है। ठीक है, ये 3 प्रचलित है, इसको ध्यान रखिएगा। कोरकू का व्यवहार बिलासपुर में, यानी कोरकू कहाँ पे बोली जाती है ये ध्यान रखना है आपको। कोरकू कहाँ बोली जाती है? बिलासपुर में, खड़िया के बिलासपुर में, रायपुर में, बस्तर में, कोरबा में। ठीक है, सरगुजा, कोरबा, यहाँ पे जसपुर हो गया, बिलासपुर हो गया, इन क्षेत्रों में बोली जाती है। ठीक है, और इन बोलियों के अतिरिक्त इन भाषा परिवार की मुआसी, तूरी, ये आपको यहाँ तक आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये सारी लैंग्वेज हैं। छत्तीसगढ़ के मुंडा भाषा परिवार की बोलियां पर बहुत कम शोध कार्य हुए हैं। ये सारी चीजें यहाँ पे खड़िया है, खड़िया भाषा हो गया। इसके अनुसार आप देखेंगे छत्तीसगढ़ में यहाँ पे ये आपको ध्यान रखना है कि कोरकू कहाँ पे बोली जाती है। ठीक है ना, यहाँ पे मेंशन रखिएगा। अब एक एक करके हम लोग सभी लैंग्वेज को देख लेते हैं। ठीक है, जो ट्राइबल्स जो यहाँ की लैंग्वेज है, छत्तीसगढ़ की जो लैंग्वेज है, भाषा है, एक एक करके यहाँ पे हम लोग देखते हैं। ठीक है, तो पहला भाषा है कुडुख। तो कुडुख जो भाषा है यह द्रविड़ भाषा परिवार में की बोली है, द्रविड़ भाषा परिवार की बोली है। ठीक है, यानी कि ज्यादातर ये जनजातियों में फैली हुई है, यानी ट्राइब्स के अंदर ज्यादा फैली हुई है। इस बोली का प्रयोग उराव जनजाति करती है, ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। ठीक है, कुडुख जो भाषा है इसका उपयोग ज्यादातर कौन सी जनजाति करती है? उराव जनजाति। उराव जनजाति के बारे में आपको मैंने ट्राइब्स वाले में बताया था। तो उराव जनजाति द्वारा किया जाता है। इसके बोलने वालों की संख्या लगभग 11 लाख है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, बट ये ध्यान रखिएगा। उराव जनजाति कौन सी भाषा बोलती है? कुडुख ज्यादातर। ठीक है, और यह बोली मुख्यतः रायगढ़, जसपुर, सरगुजा और सूरजपुर, कोरबा जिले में बोली जाती है। तो एग्जाम में आपके लिए ये जरूरी हो जाता है, कुडुख। ठीक है ना, VVI है। ठीक है, इसको याद रखिएगा। उराव जनजाति से संबंधित है और कौन से जिला में बोली जाती है, डिस्ट्रिक्ट में बोली जाती है, वो डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ पे। ठीक है, चलिए अगले तरफ आते हैं। अगला है परजी। अब देखिए ये बस्तर क्षेत्र में उड़ीसा के परजा या धुरवा जनजाति की बोली को परजा या धुरवी कहा जाता है। तो इंपॉर्टेंट है, कौन सी जनजाति बोलती है? धुरवा जनजाति बोलती है। ठीक है ना, धुरवा जनजाति को इंग्लिश में ट्राइब्स बोलते हैं। ठीक है, अब परजी द्रविड़ भाषा परिवार की बोली है।
ठीक है। इसके अलावा द्रविड़, जहाँ पे द्रविड़ आपको दिख रहा है, सारी में द्रविड़ के बारे में बताया था। द्रविड़ जहाँ पे है वो बेसिकली ज़्यादातर आपको ट्राइबल वाली बातें आएंगी कि ट्राइबल कम्युनिटी के भाषा से संबंधित है, और ज़्यादातर ट्राइब्स हैं, इसलिए छत्तीसगढ़ में ट्राइब्स वाले क्वेश्चन ज़्यादा पूछे जाते हैं, ज़्यादातर इसी से संबंधित सवाल आते हैं। तो एग्जाम में आपसे बनेगा सवाल अगर कि परजी जो भाषा है इसको सबसे ज़्यादा कौन सी जनजाति बोलती है, तो जनजाति का नाम है धुरवा जनजाति। ठीक है। इसका प्रयोग कौन से जिले में किया जाता है, तो आपको एक जगदलपुर है, सुकमा है, ये सभी तहसीलों में, दंतेवाड़ा, इन सभी इलाकों में किया जाता है। ठीक है। इंपॉर्टेंट 2-3 चीज़ें रहेंगी कोई भी लैंग्वेज में आपको। एक तो पहले लैंग्वेज का नाम, ठीक है। इसके बाद कौन सी ट्राइब उसको बोलती है, ट्राइब्स का नेम, और डिस्ट्रिक्ट का नाम, डिस्ट्रिक्ट बोल दीजिए, एरिया बोल दीजिए, इन तीनों का आपको डिस्क्रिप्शन याद रखना है, ज़्यादातर एग्जाम में यही पूछे जाएंगे। ठीक है ना। चलिए अगला है गोंडी समूह। गोंडी समूह में आगेंगे तो गोंडी द्रविड़ भाषा समूह की बोली है, द्रविड़ भाषा समूह की बोली है, छत्तीसगढ़ में जनजातियों द्वारा बोली जाने वाली सर्वप्रमुख बोली है। ठीक है, सर्वप्रमुख बोली है, ज़्यादातर ट्राइब्स बोलते हैं इसको, और छत्तीसगढ़ में गोंड जनजाति समूह द्वारा इस बोली का प्रयोग किया जाता है। मुख्यतः बस्तर में, कांकेर में, राजनांदगांव में, बिलासपुर में, कोरबा में, दुर्ग में, इन सभी इलाकों में बोली जाती है। ठीक है ना। तो ये आपको इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। अगला है दोरली भाषा, दोरला जनजाति का नाम है, और दोरला जनजाति द्वारा बोली जाती है ये भाषा, इसलिए उसको दोरली बोलते हैं। ठीक है ना। दोरली पड़ा सुकमा जिले में, जो सबरी नदी के निकट क्षेत्र में इसका प्रयोग ज़्यादा किया जाता है। ठीक है। तो दोरला जनजाति के द्वारा जो भाषा का उपयोग किया जाता है उसको दोरली बोलते हैं। ठीक है ना, दोरली बोलते हैं। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, ये सभी एग्जाम्स में आ सकते हैं। अगला है दंडामी माड़िया दंतेवाड़ा, सुकमा, नारायणपुर, कोंडागांव, बीजापुर, ये सब जगहों पर बोली जाती है। ठीक है। अब इसकी विशेषता में स्वर, इसमें 10 स्वर होती हैं, एक को छोड़कर स्वर 3 स्थितियों में प्राप्त होते हैं। व्यंजन हो गया, व्यंजन ध्वनि में ह को छोड़कर, मतलब इनके उच्चारण स्थान की बात की गई, मैंने सबक बताया, हर जगह पे यही चीज़ होती है। ठीक है ना। उच्चारण स्थान में स्वर व्यंजन के अंदर कुछ बदलाव हैं, तो ये सारी चीज़ें आपको की वजह से लैंग्वेज चेंज रहती है। ठीक है ना। लैंग्वेज हो गया, उसका टोन हो गया, बोलने का जो तरीका हो गया, ये सब आपको अलग अलग फर्क नज़र आएगा। ठीक है ना। अब आप जैसे हम लोग हिंदी बोल रहे हैं तो हिंदी बोल रहे हैं, इंग्लिश बोल रहे हैं, या हिंदी हमारे मातृभाषा है, अगर हमें समझ में आ रहा है, ठीक है, तो मदर लैंग्वेज अगर हमारा हिंदी है, तो अगर हम हिंदी, अगर सामने कोई ट्राइब्स आए, अगर हम मान लीजिए आप छत्तीसगढ़ जाते हैं, या कोई आप झारखंड के इलाके में जाते हैं जहाँ पे कोई ट्राइबल कम्युनिटी अपनी लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, तो आप उसको नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि वो उनके बोलने का तरीका है। ठीक है। आपको वो चीज़ सीखना पड़ेगा। वैसे इंडिया में हर जगह आपको ये चीज़ देखने को मिलेगा। जिसको मान लीजिए तमिल नहीं आती है, तो वो तमिल में कैसे समझेगा, पहले उसको सीखना पड़ेगा, फिर जाके वो समझेगा। तो हर भाषा के अंदर फ़र्क है, लैंग्वेज के अंदर फ़र्क है अलग अलग, तो इसलिए यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेगा। ठीक है। अब आते हैं अबुझ माड़िया जनजाति और दोली और दंडामी माड़िया के बीच में मिली जुली बोली है, और इनका व्यवहार अबुझ माड़िया करते हैं। ठीक है। अबुझ माड़िया जनजाति द्वारा अबुझ माड़िया बोली जाती है। ठीक है। ये नारायणपुर, बीजापुर, कोंडागांव, दंतेवाड़ा क्षेत्र में बोली जाती है, और ये जो बोली है, यह बोली इन इलाकों में बोली जाती है। ठीक है ना। तो ये सारे इलाकों का नाम आपको याद रखना है। ठीक है। अबुझ माड़िया इलाका हो गया। ठीक है। अबुझ माड़िया जनजाति द्वारा अबुझ माड़िया, यहाँ पे इनकी जो बोली है वो मुड़िया और दोली। ठीक है। चलिए आगे आते हैं घोटुल, ये इसके बारे में समझते हैं। ये कोंडागांव, नारायणपुर, कांकेर क्षेत्र में रहने वाले मुड़िया एक बोली का प्रयोग करते हैं, और मुड़िया शब्द का एक जनजाति के लिए प्रयुक्त होता है। मुड़िया का प्रथम का शब्दावली संग्रह के रूप में किया जाता है। ठीक है। तो इसमें आप देखिए मुड़िया जनजाति के द्वारा बोली जाती है। ठीक है। घोटुल मुड़िया। ठीक है। तो इसका नाम को याद रखेंगे। हल्बी,
जिसके बारे में मैंने बताया कि सबसे ज़्यादा जो बोली जाती है हल्बी। तो इसको आपको ध्यान रखिए कि हमें जीके की तरह याद रखना है। मैंने आपको इस तरह से मैं जीके इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको सारी चीज़ों का क्लियरेंस हो। मेरे सारे क्लास में आपको इतने डिटेल्स में इसलिए मिल रहे हैं क्योंकि मैं चाहता हूं कि आपको सिर्फ एक पॉइंट टू पॉइंट ना मिले, बल्कि अगर अभी समय है तो आप इसको अच्छे से पढ़ लें, ताकि अगर मैं 4 चीज़ यहाँ बता रहा हूं तो हो सकता है 2-3 चीज़ आप इस पीडीएफ को पढ़ते हुए और समझ जाएंगे। ठीक है ना, इसलिए ये जरूरी हो जाता है। तो जीके के पॉइंट से आपको दिमाग में सेव करते जाना है, पढ़ना सब है। ठीक है, चलिए, तो जो कि जीके पॉइंट ऑफ व्यू से हल्बी समूह है, तो हल्बी समूह के अंदर देखेंगे तो हल्बी आर्य भाषा परिवार की एक बोली है। ठीक है, और जबकि इसमें द्रविड़ भाषा परिवार के शब्द भी पाए जाते हैं। इसका प्रयोग मुख्य रूप से बस्तर में, दुर्ग में, राजनांदगांव जिले में किया जाता है। हल्बा नामक जनजाति से समृद्ध होने के कारण इसे हल्बी कहा जाता है। ठीक है ना, ठीक है, तो यहाँ तक समझ गए होंगे आप हल्बी समूह तक। अब आगे आते हैं, अगला है सदरी और एक है भतरी। सदरी और भतरी ये दोनों को समझ लेते। सदरी क्या है? सदरी आर्य भाषा परिवार की बोली है। ये जसपुर में, रायगढ़ के क्षेत्र में बोली जाती है, इसका प्रयोग होता है। और इसको कौन सी जनजाति उपयोग करती है? उराव जनजाति इसका उपयोग करती है। उराव जनजाति में एक सबसे ज़्यादा प्रचलित है, लोग बहुत सारे संख्या में लोग यहाँ पे बोलते हैं। ठीक है, और सदरी में छत्तीसगढ़ के समान 10 स्वर होते हैं। ये स्वर व्यंजन वाली चीज़ें यहाँ पे भी आपको देखने को मिलेंगी, छत्तीसगढ़ की तरह समान होते हैं। और इसमें अलग अलग तरह के जैसे आपको देखिए यहाँ पे वचन, कारक चिन्ह, ये सब अलग अलग होते हैं। ठीक है, इसमें कुछ कुछ चीज़ों में अंतर की बात कर रहा है। ठीक है, तो हमें ये चीज़ ध्यान नहीं देना है, हमें ये चीज़ ध्यान देना है। ठीक है, अगला है भतरी। भतरी में आएंगे तो भतरी हल्बी समूह की ही आर्य भाषा है, जिसमें उड़िया और हल्बी प्रभावित है। ठीक है, अब भतरी में भतरा नामक जनजाति के द्वारा बोले जाने के कारण इसे भतरी और भतरी भी कहा जाता है। उड़ीसा से संलग्नित बस्तर के क्षेत्र में भतरी भाषा का उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना है आपको, भतरी जनजाति के बारे में आपको ध्यान रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, एग्जाम में आने के संभावना है। ठीक है, अब आते हैं हम लोग, ये तो यहाँ तक था आपका लैंग्वेज, जो काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहता है छत्तीसगढ़ के जनजातीय लैंग्वेज के तौर पे अगर देखें तो हम लोग। ठीक है, अब यहाँ पे है लोकोक्तियाँ, जो मैंने आपको बताया कि लोकोक्तियाँ जिसके वजह से भाषा के ऊपर प्रभाव डालती हैं। लोकोक्तियाँ आपने कई बार अपने हिंदी जब पढ़ा होगा तो उसके अंदर आपको देखा होगा। तो लोकोक्तियाँ चूँकि जीके में एक थोड़ा सा पॉइंट के तौर पे आपको मैं बता रहा हूँ, बट ये ऐसा जीके का पॉइंट नहीं है। ठीक है, बस ये लोकोक्तियाँ जिसको हम लोग हाना कहते हैं, लोकोक्तियाँ इसको छत्तीसगढ़ में हाना कहा जाता है, इसको ध्यान रखिएगा। और लोकोक्तियाँ भाषा का विकास एक आयाम है। इस पे आप देखेंगे तो जैसे देखिए कहावतें, मुहावरे, पहेलियाँ, ये तीन तरह के आपके 3 भेद कहे जा सकते हैं। तो इन सभी के वजह से छत्तीसगढ़ में इन सभी के वजह से अलग अलग तरह का वेरिएशन आपको देखने को मिलता है। हमें बस इतना ही समझना था इसके अंदर। ठीक है, तो लोकोक्तियाँ को हाना ये याद रखिएगा। ठीक है, चलिए आगे है, छत्तीसगढ़ में पहेलिया भी हैं। पहेलिया को क्या बोलते हैं छत्तीसगढ़ में? जलौजा बोलते हैं, जनौजा बोलते हैं। ठीक है ना, पहेलिया को हम लोग जनौला बोलते हैं, जनौला। ठीक है, पहेलिया को हम लोग जनौला बोलते हैं। देखिए मेरे भी थोड़ा सा लैंग्वेज में फ़र्क है, तो वहाँ पे जनौला बोलते हैं। ठीक है ना, अब देखिए पहेलियों की विशेषता की अगर हम लोग बात समझें तो पहेलिया क्या होती है? बचपन में हम लोग अलग तरह की पहेलियाँ बुझाते थे, कुछ भी एक अलग तरह का इमेजिनेशन की बात करते थे और उसका मीनिंग कोई एक चीज़ निकलता था। ठीक है, तो इस तरीके से होता है। अब यहाँ पे देखिए छत्तीसगढ़ में भी अलग तरह की पहेलियाँ हैं और पहेलियों के बारे में यहाँ पे आपको बताता है। अब पहेलियाँ जैसे देखिए यहाँ पे एक एग्जाम्पल भी हमने यहाँ पे मेंशन कर दिया है किस तरह की पहेलियाँ होती है। तो इनके वजह से भी छत्तीसगढ़ के अंदर भाषाओं के अंदर फ़र्क होता है। छत्तीसगढ़ के अंदर या कोई भी भाषा की बात करूँ मैं तो छत्तीसगढ़ के अंदर जनजातीय भाषा में इसकी वजह से ही फ़र्क होता है, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, और जनौला ये आपको एग्जाम में पूछ सकता है, ध्यान रखिएगा। अब छत्तीसगढ़ साहित्य के बारे में अगर देखें, लिटरेचर के बारे में थोड़ा सा देख लेते हैं, एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देख रहे हैं हम लोग। ठीक है, तो लिटरेचर को अगर हम लोग देखेंगे तो लिटरेचर के अंदर देखेंगे तो छत्तीसगढ़ के अंदर लिटरेचर का विभाजन किया गया है। 3 पार्ट में विभाजन है, एंशियंट टाइम में, इसके बाद आपका एक मेडिवल टाइम है और इसके बाद मॉडर्न है।
तो 3 फेज में रहा है। एंशिएंट के समय में, एंशिएंट के अंदर लिटरेचर का विकास अपना हुआ होगा। मेडिवल टाइम में, मध्यकाल में एक अपना आपका लिटरेचर का विकास हुआ होगा। फिर मॉडर्न समय में लिटरेचर का अलग विकास हुआ होगा। तो देखिए 950 से लेकर 1450 तक इस समय एंशिएंट वाली बात की जाती है, ठीक है। इसके बाद आपका 1450 से लेकर 1850 तक मेडिवल वाली बात की जाती है। इसके बाद 1850 से लेकर अब तक आप बोल लीजिए मॉडर्न वाली बात की जाती है, ठीक है ना। आगे तक मतलब 1850 से लेकर आप आज़ादी तक, आज़ादी के बाद तक आप मॉडर्न वाली बातें कह सकते हैं इसमें। तो इस तरीके से विभाजन किया हुआ है लिटरेचर का, ठीक है। तो अलग अलग समय में अलग अलग तरह के लिटरेचर छत्तीसगढ़ के अंदर देखने को मिला है। तो छत्तीसगढ़ी हिंदी भाषा, अगर काल विभाजन करें, छत्तीसगढ़ी हिंदी भाषा समूह की पूर्व बोली उपसमूह की एक बोली है, ठीक है। हिंदी और उसकी बोलियों में साहित्य रचना बाद में आरंभ हुई। इसके क्रम में छत्तीसगढ़ी साहित्य में 1000 वर्ष पूर्व आरंभ हुआ था। तो यहाँ पे आपको बेसिकली ये देखिए 3 पॉइंट आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। छत्तीसगढ़ का लिटरेचर का डिवीजन 3 पार्ट में है, तीनों पार्ट का समय कार्य ये रहा, ठीक है। अब आधुनिक काल चूंकि इंपॉर्टेंट है, अब एंशिएंट के टाइम में क्या हुआ, मेडिवल में कौन कौन सा लिटरेचर का विकास हुआ, ये उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता। हाँ, कुछ पॉइंट उसमें से आएंगे जब हम हिस्ट्री को देखेंगे, जब हम छत्तीसगढ़ का हिस्ट्री देखेंगे, उसके अंदर कुछ डेवलपमेंट, यानी कि लिटरेचर के अंदर जो डेवलपमेंट हुए हैं, लिटरेचर के अंदर जो डेवलपमेंट हुए हैं, उसके कुछ पॉइंट को हम लोग उस समय देखेंगे, ठीक है। फिलहाल यहाँ पे हम लोग मॉडर्न के अंदर, मॉडर्न पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए अगर, तो छत्तीसगढ़ के लिटरेचर में क्या क्या विकास हुए, थोड़ा सा इसको देख लेते हैं। तो मॉडर्न फेज में अगर देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के लिटरेचर में प्रारंभिक जो सबसे अच्छे साहित्यकार बोल सकते हैं वो थे पंडित सुंदरलाल शर्मा, लोचन प्रसाद पांडे, नरसिंह दास वैष्णव और सुखलाल पांडे। ये सभी लोग काफ़ी ज़्यादा आगे थे, ठीक है ना। मॉडर्न वाले में एग्जाम में पूछने की संभावना ज़्यादा हो जाते हैं, ठीक है। तो ये नाम आपको याद रखना है। इसके साथ इस काल में प्रारंभिक में अगर देखा जाए तो 1904 में नरसिंह दास वैष्णव की शिवायन, सन 1912 में पंडित सुंदरलाल शर्मा की दान लीला, ये इनके बुक का नाम है, ठीक है। इसको याद रखिएगा, साहित्य का नाम है इनका। इन्होंने जो साहित्य लिटरेचर जो लिखी थी, इन लिटरेचर का नाम है इनका शिवायन नरसिंह का, और 1912 में सुंदरलाल शर्मा ने दान लीला साहित्य में लिखी थी, ठीक है। तो ये ध्यान रखना है, आपको एग्जाम में आ सकता है। पंडित सुंदरलाल शर्मा ने छत्तीसगढ़ पत्रिका दुलरवा का प्रकाशन किया था। तो एग्जाम में आ सकता है कि जो आपका पत्रिका दुलरवा है, इसका प्रकाशन सबसे प्रथम किसने किया था, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने, ठीक है। तो इसको ध्यान रखना है, एग्जाम में आने की संभावना है, ठीक है। बाद में छत्तीसगढ़ में गीत हो गई लोकप्रिय करने के लिए श्रेय लक्ष्मण मस्तूरिया को दिया जाता है। इसके अलावा आप देखेंगे छत्तीसगढ़ के अंदर ये इंपॉर्टेंट, एक तो आपको लिटरेचर रहे जो लिखने वाले लोग हैं, इनका नाम आपको याद रखना है, एग्जाम में इस तरीके से पूछ देगा। ज़्यादा देखिए क्वेश्चन ज़्यादा आने वाले हैं नहीं, बट हमें हर पॉइंट ऑफ व्यू से देख के चलना है, ठीक है, जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से। यहाँ तक समझ गए होंगे। अब कुछ याद करने वाले पॉइंट यहाँ पे हमने मेंशन किया हुआ है, इसको थोड़ा सा देख लेते हैं। देखिए, पंडित सुंदरलाल शर्मा ने सर्वप्रथम छत्तीसगढ़ में प्रबंध काव्य लिखने की परंपरा शुरू की थी, ठीक है, यानी कविता लिखने की परंपरा शुरू किया था, प्रबंध का कविता, ठीक है। प्रथम छत्तीसगढ़ प्रबंध काव्य ग्रंथ छत्तीसगढ़ी दान लीला थी। दान लीला, इस नाम को याद रखना है। दान लीला किससे संबंधित है, पंडित सुंदरलाल शर्मा से, ठीक है। इसकी रचनाकार पंडित सुंदरलाल शर्मा थे। छत्तीसगढ़ में जो गद्य लेखन की परंपरा शुभारंभ किसने किया था, लोचन प्रसाद पांडे ने किया था, ठीक है। इसके अलावा प्रथम छत्तीसगढ़ में उपन्यास में अगर आप देखेंगे तो इसके नाम इंपॉर्टेंट नहीं है। प्रथम छत्तीसगढ़ कहानी सुहरी, ये सारी जिसको लिखा था, किसने लिखा था, पंडित सीताराम मिश्र ने लिखा था, ठीक है। इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। प्रथम छत्तीसगढ़ व्याकरण छत्तीसगढ़ का व्याकरण 1880 में काव्योपाध्याय हीरालाल ने लिखा था। एग्जाम में पूछ सकता है, व्याकरण किसने लिखा था, इन्होंने लिखा था, ठीक है ना, ठीक है। छत्तीसगढ़ में नाटक की शुरुआत किसने किया था, तो पंडित लोचन प्रसाद पांडे ने किया था। ये फर्स्ट इन छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है।
फर्स्ट इन छत्तीसगढ़ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ में व्यंग किसने लिखा था सबसे पहले, तो आपका शरद कोठारी इनकी रचना को माना जाता है। ठीक है, छत्तीसगढ़ की प्रथम समीक्षात्मक रचना डॉक्टर विनय कुमार पाठक को माना जाता है। और रतनपुर के गोपाल मिश्र हिंदी काव्य परंपरा की दृष्टि से छत्तीसगढ़ के वाल्मीकि हैं। तो हिंदी काव्य से देखा जाए छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि किसे कहा गया है, इनका नाम याद रखिएगा, गोपाल मिश्र को। गोपाल मिश्र को छत्तीसगढ़ का वाल्मीकि कहा गया है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, इसको ध्यान देना है। ठीक है ना, चलिए ये तो याद करने वाली चीज थी। अब थोड़ी पत्र पत्रिकाओं के बारे में भी देख लेते हैं। ठीक है, पत्र पत्रिकाएं भी तो आई हैं, तो पत्र पत्रिकाएं में अब कौन कौन सा पत्र पत्रिका इंपॉर्टेंट है, थोड़ा इसके लिए ध्यान से देखिए। 1889 में राजनांदगांव में प्रजा हितैषी नामक हिंदी साप्ताहिक, अब कह सकते हैं भगवान दीन सिरोकिया द्वारा लाया गया था। ठीक है, तो इसका नाम क्या था, प्रजा हितैषी। ठीक है, इसके बाद 1900 में माधवराव सप्रे ने जिला बिलासपुर से मासिक छत्तीसगढ़ी मित्र का प्रकाशन किया था। छत्तीसगढ़ी मित्र का प्रकाशन किया था। ठीक है ना, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है। महाकौशल 1951 में प्रतिदिन प्रकाशित होने लगा था, जो छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक पत्र था। एग्जाम में ये पूछ सकता है कि बताइए छत्तीसगढ़ का प्रथम दैनिक पत्र कौन सा है, तो उसका नाम क्या है, महाकौशल। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है। विकास नाम का, विकास जो मासिक पत्रिका था जिसको कुलदीप सहाय लिखते थे। उत्थान नाम का था जिसको पंडित सुंदरलाल त्रिपाठी छापते थे। आलोक अग्रदूत 1959 में रायपुर से नई दिल्ली देशबंधु का प्रकाशन आरंभ हुआ था, जिसका संपादन कौन करता था, मायाराम सुरजन। 1974 में इस पत्र का नाम देशबंधु कर दिया गया था। ठीक है, देशबंधु कर दिया गया था। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में पूछा जा सकता है। ठीक है, यहाँ तक समझ गए होंगे, याद करने वाली चीज़ें हैं। ठीक है, इसमें बहुत बड़ा लॉजिक तो है नहीं, ऐसा नहीं कि मैं आपको पूरा लिटरेचर पढ़ाने बैठ जाऊंगा, पूरी हिस्ट्री पढ़ाने बैठ जाऊंगा, उतनी सारी चीज़ें तो नहीं देख के चलनी है। हमें जीके के पॉइंट ऑफ व्यू से चीज़ों को याद रखना है। ठीक है, राजनांदगांव से 1889 में प्रथम दिल्ली साप्ताहिक पंजीयन जिसको हम लोग बोलते हैं प्रजा हितैषी के नाम से हुआ था। बिलासपुर से पहला दैनिक राष्ट्रवादी 1960 में पंजीकृत हुआ था। 1974 में बिलासपुर टाइम्स का प्रकाशन हुआ था। तो ये अलग अलग तरह के न्यूज़पेपर थे। मुझे लग रहा है कि सारे ही न्यूज़पेपर यहाँ पे कवर कर दिए गए छत्तीसगढ़ के अंदर। इसको आपको अच्छे से एक बार देख लेना है, और जो ऑनलाइन करवा दिए इसको याद रख लीजिएगा। ठीक है, एग्जाम में आ सकता है ये सारी चीज़ें। ठीक है, तो यही था आपका छत्तीसगढ़ का लिटरेचर और आपका लैंग्वेज। ठीक है, ये दोनों ही पॉइंट इसके अंदर आपको मैंने कवर करवाया है। बहुत सारी चीज़ें इसमें याद करने वाली चीज़ें थी, उसको आपको याद कर लेना है। ठीक है, ज़्यादातर जो लैंग्वेज हैं वो कौन से जनजातियाँ बोलती हैं, ये एग्ज़ाम में आ सकता है। और लिटरेचर में किसने कौन सा अखबार शुरू किया, किसने कौन सा पत्रिका शुरू किया, इसके अलावा कौन आधुनिक काल के थे। इसके बाद आपको मैंने एंसेंट वाला तो नहीं बताया, क्योंकि एंसेंट वाला हम लोग हिस्ट्री में देख लेंगे। इसके अलावा लोकोक्तियाँ, मुहावरे, इन सभी को क्या बोलते हैं। ठीक है, ये सब चीज़ों को ध्यान रखना है। हाना वगैरह क्या है, ये सब चीज़ें एग्जाम में आ सकती हैं। और जो मुख्य पत्रिकाएं हैं उसके नाम आपको यहाँ पे मैंने आपको बताया। ठीक है, एक बार पीडीएफ को लीजिए, उसको डाउनलोड कीजिए, उसको पढ़िए। ये पीडीएफ आपको मेरे इंस्टाग्राम चैनल पे मिल जाएगा, चंदन सर टेक्स्ट बुक। इंस्टाग्राम चैनल पे आएंगे, आपको पीडीएफ मिल जाएगा, वहाँ से आप कंप्लीट पढ़ लीजिए। हो सकता है कहीं कहीं पे मेरे बोलने में, उच्चारण करने में अलग आपको लगा होगा, तो वो उच्चारण को आप एक बार ध्यान से पीडीएफ में ही पढ़ लेंगे। ठीक है, आशा करता हूँ कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। कल फिर मिलेंगे, फिर लेक्चर में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।